ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन टैंग को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड फूचेंग से मिलने के लिए आई थी। यहाँ पर चैंग टैंग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और उससे ब्रेकअप करने की बात कहता है क्योंकि टैंग की फैमिली बैंकरप्ट होने वाली थी। और चैंग तो फू फैमिली से बिलोंग करता था जो कि कंट्री की सबसे रिचेस्ट फैमिली थी और इस बात का उसमें कुछ ज़्यादा ही ईगो था। अब चैंग टैंग से कहता है कि तुम मेरी इंटीमेशन पार्टनर बन सकती हो लेकिन लाइफ पार्टनर नहीं। जो सुनकर टैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वो खुद ही चैंग जैसे लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती। ऊपर से चैंग टैंग के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगता है कि तुम तो खुद ही एक बुढ़ाओ के साथ पैसों के लिए सो चुकी हो। जो सुनकर टैंग तो खुद ही शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, ये सब तुम्हें किसने कहा। वो कहता है कि ये सब मुझे तुम्हारी सिस्टर ने बताया है, तुम्हें ज़्यादा शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनकर टैंग को चैन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और खुद पर भी कि उसने चैन जैसे आदमी पर भरोसा किया। टैंग उससे कहती है कि मैं अंधी थी जो मैंने तुमसे प्यार किया लेकिन अब नहीं, और वहाँ से चली जाती है। इधर हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसकी इसी होटल में एंट्री होती है जिसका नाम फू यान है और ये फू कंपनी का प्रेसिडेंट है। यहाँ पर उसे देखकर एक लड़की कहने लगती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, काश ये मुझे मिल जाए। तो उसका फ्रेंड कहता है कि वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता क्योंकि जब भी वो किसी लड़की के कांटेक्ट में आता है तो उसकी पूरी बॉडी पर रेसेस हो जाते हैं, उसे कोई अजीब सी बीमारी है। इधर यान की टक्कर टैंक से हो जाती है। टैंक सॉरी बोलकर चली जाती है लेकिन यान का असिस्टेंट काफ़ी डर जाता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाने लगता है। लेकिन यान नोटिस करता है कि वो बिल्कुल ठीक है और काफ़ी हैरान होता है कि मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं। अब इस बारे में बात करने के लिए यान अपने डॉक्टर के पास जाता है। यहाँ पर एक फीमेल नर्स उसे आकर कॉफ़ी देती है तो उसे प्रॉब्लम होने लगती है। जब यान डॉक्टर को टैंक के बारे में बताता है तो डॉक्टर कहता है कि ये तो अच्छी बात है और हो सकता है कि वो लड़की आपकी क्योर बन सकती है। और डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हें वो लड़की मिली जिसने बचपन में तुम्हारी जान बचाई थी। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में एक लड़की ने यान की जान बचाई थी जिसके शोल्डर पर हार्ट शेप का बर्थ मार्क था। और यान काफ़ी दिनों से उसे ढूंढ रहा होता है लेकिन अभी तक वो लड़की यान को नहीं मिली थी। इधर हम टैंक को देखते हैं जैसे कि उसकी स्टेप सिस्टर सीसी पैसों के लिए एक बुढ़े के साथ सोने के लिए फोर्स कर रही होती है। लेकिन टैंक अपनी सिस्टर को एक चाटा लगाते हुए ऐसा करने से मना कर देती है तो सीसी अपने डैड से कहने लगती है और डैड टैंक को चाटा लगाते हैं और सीसी को ही सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर सीसी टैंक को उसकी मॉम की भी धमकी देने लगती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। अब सीसी के आदमी ज़बरदस्ती टैंक को पकड़कर उस बुढ़े के पास ले जाने लगते हैं लेकिन टैंक उन्हें मारकर भागने लगती है। इधर यान भी वहीं पर एक पार्टी में मौजूद था लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि किसी ने उसे ड्रग दे दिया है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को जल्दी से उसे होटल रूम में ले जाने के लिए कहता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। इधर टैंक उन लोगों से बचने के लिए एक रूम में एंटर कर जाती है जो कि किसी और का नहीं बल्कि यान का रूम होता है। यहाँ पर यान उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिससे कि वो टकराया था और वो ड्रग की वजह से उसके क्लोज जाने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर मुझे इस लड़की से कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होती। लेकिन यहाँ पर टैंग उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि वो मास्क पहना हुआ था। अब नशे की वजह से यान उसके साथ रोमांटिक होने लगता है लेकिन टैंग उसे किक करके वहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर यान का असिस्टेंट आ जाता है। यान अपने असिस्टेंट से टैंग के बारे में पता करने के लिए कहता है। इधर टैंग वहाँ से भागी रही होती है लेकिन सीसी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। सीसी उससे कहती है कि आज तो तुम नहीं बच सकती, तुम्हें उस बुढ़े के साथ तो सोना ही होगा। लेकिन टैंग फिर से उनके मार कर वहाँ से भागने लगती है और वो भागते हुए छत पर पहुंच जाती हैं जहाँ पर भागने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो वो वहीं से जंप कर जाती है। सीसी के आदमी से कॉल करके बताते हैं कि उसने यहाँ से जंप कर दिया है, वो मर गई होगी, लेकिन सीसी कहती है कि जिंदा या मुर्दा वो मुझे चाहिए। इधर टैंग यान की कार के सामने आ जाती है तो यान बाहर निकलकर उसकी हेल्प करने के लिए आता है लेकिन टैंग उसे वो गुंडा समझकर बाइट कर लेती है जिससे कि यान को काफ़ी गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करता है। वो बेहोश हो जाती है तो यान उसे उठाकर अपने घर लेकर आता है। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि ये तो वही होटल वाली लड़की है और यान अभी भी यही सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की है कौन और इससे मुझे एलर्जी क्यों नहीं हो रही है। अब टैंक के ट्रीटमेंट के लिए कोई भी मेल डॉक्टर नहीं मिल पा रहा था तो असिस्टेंट ने एक फीमेल डॉक्टर को बुलाया होता है। वो डॉक्टर बहुत ही खुश होकर आती है और यान से कहती है कि आपका ट्रीटमेंट करना है, लेकिन यान घबराकर कहता है कि नहीं नहीं मेरा नहीं बल्कि इसका ट्रीटमेंट करना है। इसी घबराहट में यान एक ग्लास तोड़ देता है जिसकी आवाज़ से टैंक उठ जाती है और घबराकर यान को हक कर लेती है क्योंकि टैंक को लगता है कि वो आदमी उसे मारने के लिए आए हैं। तो यान सभी को उससे दूर रहने के लिए कहता है। अब टैंक उससे माफ़ी मांगने लगती है तो यान उससे कहता है कि अब तुम कैसे कंपनसेट करने वाली हो और फिर डॉक्टर से टैंक को चेक करने के लिए कहता है। डॉक्टर चेक करके बताती है कि टैंक बिल्कुल ठीक है, जिसके बाद असिस्टेंट नोटिस करता है कि यान का हाथ इंजर्ड है। तो टैंक उससे माफ़ी मांगने लगती है कि तुम मुझे बचाने आए थे लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे मारने आए हो, बस इसीलिए मैंने तुम्हें बाइट कर लिया। लेकिन यान कहता है कि इसके लिए तुम्हें कंपनसेशन तो करना ही होगा। तो टैंक कहती है लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। यान कहता है कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं तो अब तुम्हें यहीं पर रहकर मेरा ट्रीटमेंट करना होगा और अपने कोट के बटन्स खोलने लगता है जो देखकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। वो उसके क्लोज जाने लगता है और कहता है कि चलो कुछ फ़न हो जाए। लेकिन टैंक काफ़ी डर रही होती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे कुछ मत करना। लेकिन एक्चुअल में यान उसकी बॉडी पर बर्थ मार्क देखना चाहता था और सच में ही वो हार्ट शेप का बर्थ मार्क टैंक की बॉडी पर होता है, जो देखकर यान उससे उसका नाम पूछने लगता है। टैंक नहीं बता रही होती तो उसे धमकाने लगता है तो वो डर के मारे अपना नाम बता देती है।
अब यान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसे वो बचपन वाली लड़की मिल गई, जिसने कि उसकी जान बचाई थी, जिसके बाद टैंक वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद असिस्टेंट आकर यान को टैंक की सारी डिटेल्स बताता है और ये भी बताता है कि टैंक के फादर ऑलरेडी आपसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में टैंक हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर उसे अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के पैसे जमा करने थे। लेकिन टैंक के पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं। वो अपने डैड से मांगती है तो उसके डैड भी पैसे देने से मना कर देते हैं। और डैड उसे बताते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीसी की मॉम से ही प्यार करता था। तुम्हारी मॉम से शादी करने के लिए मेरी फैमिली ने मुझे फोर्स किया था, इसीलिए मैं तुम्हारी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन डैड कहते हैं कि अगर तुम उस बुड्ढे से शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के पैसे दे दूंगा। अब टैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और इसके लिए टैंक मान जाती है। लेकिन टैंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही होती और उसे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होता है। तभी यहाँ पर यान का डॉक्टर आता है और टैंक से कहता है कि मेरे एक पेशेंट को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करोगी तो हम तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे देंगे। तो टैंक 1 मिलियन मांगती है, लेकिन साथ ही कहती है कि मैं डॉक्टर तो हूँ ही नहीं, तो मैं उस पेशेंट की बीमारी को कैसे ठीक कर सकती हूँ। तो डॉक्टर उससे झूठ बोल देता है कि मेरे पेशेंट को मेंटल इलनेस है और उसे फिजिकल और इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत है। जिसके बाद डॉक्टर टैंक को ब्लाइंड फोल्ड करके ले जाता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ मैं अपने पेशेंट की प्राइवेसी के लिए कर रहा हूँ। और कहता है कि तुम्हें कुछ महीनों तक पेशेंट के साथ उसके ट्रीटमेंट के लिए कॉपरेट करना होगा और पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये बोलकर वह चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर यान मास्क पहनकर आता है और उसे उठाकर बेड पर ले जाने लगता है। उससे पूछता है कि तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं हो रहा है। टैंक कहती है कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। यान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। वो उसे बेड पर लिटाता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन नोटिस करता है कि टैंक रो रही है। इसलिए कहता है कि आज के लिए काफ़ी है, तुम जा सकती हो। ये बोलकर वो चला जाता है। अब टैंक सोचने लगती है कि ये सब कुछ मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकती, मुझे किसी भी तरह से जॉब ढूंढनी ही होगी। नेक्स्ट सीन में टैंक के डैड और उसकी सिस्टर सीसी उसे बुड्ढे से शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन टैंक साफ मना कर देती है। डैड को पता चल गया था कि टैंक ने मॉम के हॉस्पिटल बिल को पे कर दिया है, तो डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, और साथ ही उससे पैसे भी मांगने लगते हैं। लेकिन टैंक उन्हें कुछ भी नहीं बताती और साथ ही पैसे देने से भी मना कर देती हैं। इसीलिए उसके डैड ज़बरदस्ती उसे उस बुड्ढे के पास भेज देते हैं और यहाँ पर वो बुड्ढा भी ज़बरदस्ती उसे नशे वाली ड्रिंक पिला देता है। जिसके बाद उसका फ़ायदा उठाने के लिए जा ही रहा होता है, तभी उसका आदमी आकर उसे बताता है कि मिस्टर फूयान आपसे मिलने के लिए आए हैं। इसलिए वो जल्दी से भागकर यान के पास उसे रिसीव करने के लिए जाता है, क्योंकि यान के साथ वो बुड्ढा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था। अब यान अंदर आकर बैठता है और टैंग यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, तो यान उसे देख लेता है। वो बुड्ढा जल्दी से अपने आदमियों को इशारा करता है और उसके आदमी उसे बेहोश करके रूम में ले जाते हैं। अब यहाँ पर यान उस बुड्ढे से कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए। अब उस बुड्ढे को किसी भी हालत में यान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाता और उसे टैंक को दे देता है और यान टैंक को अपने साथ ले जाता है। चूँकि टैंक काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है, तो यान को किस करने के लिए जाती है, लेकिन यान उसे दूर कर देता है। अब टैंक को ड्रिंक की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, इसलिए अपना कोट हटाने लगती है और यान को लगता है कि वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, तो उसके ऊपर पानी फेंक देता है। टैंक उसे सॉरी कहने लगती है और बताती है कि मुझे ड्रग दिया गया है और उससे हेल्प मांगती है। यान कहता है कि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो टैंक उसे किस करने लगती है, लेकिन यान उसे दूर हटाकर फिर से उसके बर्थ मार्क को देखता है और उसे खुद से अलग कर देता है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग टैंक चुपके से यान के घर से भागने लगती है, लेकिन यान उसे देख लेता है और उसे कहता है कि कल दूसरी बार मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम अभी भी मुझसे बचकर भाग रही हो। तभी वहाँ पर वो बुड्ढा यान के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आ जाता है और टैंक फाइनेंस में काफ़ी अच्छी होती है, तो यान उसे उस प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए कहता है। टैंक चेक करके बताती है कि प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है, तो यान उस बुड्ढे पर गुस्सा करने लगता है। तो वो सॉरी कहने लगता है कि गलती से मैंने दूसरा प्रोजेक्ट दे दिया और यान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था वो उसे वो प्रोजेक्ट देता है और यान उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस बुड्ढे का एक कॉम्पिटिटर भी यान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आता है और यान उस कॉम्पिटिटर का प्रोजेक्ट भी टैंक को चेक करने के लिए कहता है। तो टैंक बताती है कि कॉम्पिटिटर का प्रोजेक्ट उस बुड्ढे के प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो यान उस बुड्ढे के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है और उसके कॉम्पिटिटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और उस बुड्ढे को वहाँ से बाहर भी निकलवा देता है। जिसके बाद सीसी के डैड उसे लेकर यान के घर पर आते हैं और सीसी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है कि वो यान को अपने चक्कर में ज़रूर फंसा लेगी। यहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि वो फैमिली उस बुड्ढे को घर से बाहर निकाल रही है। इधर टैंग यहाँ से जाने लगती है, तो यान उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने 1 मिलियन के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की पड़ी है। और उसे अपने क्लोज खींचकर कहता है कि तुम 1 मिलियन को कैसे कंपनसेट करने वाली हो। वो कहती है कि मैं खुद को सेल कर दूँ फिर भी तुम्हें कंपनसेट नहीं कर पाऊँगी और कहती है कि मैं जल्दी जॉब के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। जैसे ही मुझे जॉब मिलती है मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसों को रिपे कर दूँगी। तो यान यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे टैंक का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये लड़की मेरी कंपनी में काम करके मेरे पैसों को रिपे करे।
जो सुनकर टैंक और असिस्टेंट दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। यान टैंक से कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ? तो टैंक कहती है कि लेकिन मैंने तो सुना है कि आप अपनी कंपनी में सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़ को ही हायर करते हैं और मैं तो फीमेल हूँ। जो सुनकर यान काफ़ी ऑकवर्ड फील करता है। अब टैंक को क्या पता कि बेचारे ने तो अपनी बीमारी की वजह से सारे मेल एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं। अब यान अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या हमारी कंपनी में कोई ऐसा रूल है कि हम फीमेल को हायर नहीं कर सकते हैं। तो असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या जवाब दें, क्योंकि एक्चुअल में सच में ही यान ने ये रूल बना कर रखा था कि उनकी कंपनी में कोई भी फीमेल को हायर नहीं कर सकते। इसीलिए असिस्टेंट बोल देता है कि मुझे सही से याद नहीं है। तो यान कहता है कि तो फिर तुम जल्दी से इंटरव्यू का अरेंजमेंट करो। तभी यहाँ पर यान का एक सर्वेंट आकर बताता है कि सन फैमिली आपसे मिलना चाहती है। जो सुनकर टैंक काफ़ी हैरान होती है कि मेरी फैमिली इससे मिलने क्यों आई है। यहाँ पर यान उन लोगों को बुलाने के लिए कहता है और टैंक को भी वहीं पर बिठा लेता है। जब टैंक के डैड यहाँ पर टैंक को देखते हैं तो उसे वापस घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन टैंक उनके साथ जाने से साफ मना कर देती है। अब डैड यान से कहने लगते हैं कि मैं अपने साथ अपनी बेटी सीसी को भी लेकर आया हूँ हाउसकीपिंग के लिए। लेकिन यान कहता है कि फू फैमिली में लड़कियों का आना अलाउड नहीं है। जिसके बाद डैड टैंक को यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यान उन्हें ले जाने से मना करता है और डैड से कहता है कि इसे मुझे 1 मिलियन रिपे करना है, तो क्या आप इसके बदले रिपे कर सकते हैं। लेकिन डैड ना तो उसे 1 मिलियन पे कर सकते थे और ना ही उससे पंगा ले सकते थे, क्योंकि उन्हें यान के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करना था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब डैड बाहर आकर सारी बातों के बारे में सीसी को बताते हैं, जो जानकर सीसी को काफ़ी गुस्सा आता है कि टैंक मिस्टर फू के पास है। लेकिन वो डैड से कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं कैसे भी करके यान के क्लोज तो जाकर रहूँगी। इधर हम टैंक के एक्स बॉयफ्रेंड चैंग को देखते हैं, जो कि यान का नेफ्यू होता है, इसीलिए टैंक का इंटरव्यू वही लेने वाला था। और वो ये जानकर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि उसके अंकल किसी फीमेल को हायर करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले तो यान की कंपनी में किसी भी लड़की ने काम नहीं किया था। अब जब टैंग यहाँ पर चैन को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चैन बड़े एटीट्यूड से कहता है कि ये फू फैमिली की कंपनी है, तो मुझे और कहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर चैन यान के मैनेजर से टैंग के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरलेस है, पैसों के लिए किसी के भी साथ सो जाती है और ऐसी लड़की सेक्रेटरी की पोस्ट को डिजर्व नहीं करती है, और टैंग को कंपनी से बाहर निकालने के लिए कहता है। लेकिन टैंग उससे कहती है कि तुम भले ही फू फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम्हें इतना दम नहीं है कि तुम मुझे कंपनी से बाहर निकलवा दो। चैंग उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन मैनेजर उसे कहता है कि यह मिस्टर फूयान का ऑर्डर है, हमें इस लड़की को हायर करना ही होगा। जिसके बाद टैंग खुद ही यहाँ पर काम करने से मना कर देती है, क्योंकि यहाँ पर चैन था। लेकिन जब वो देखती है कि उसकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो वो तुरंत ही काम करने के लिए मान जाती है। लेकिन चैंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और सोचता है कि मैं तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगा। जिसके बाद असिस्टेंट आकर यान को बताता है कि उन्होंने टैंग को हायर कर लिया है, और कहता है कि लेकिन बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत ही अजीब लगेगा कि हमने एक फ़ीमेल को कैसे हायर कर लिया, और इससे आपके रेपुटेशन पर भी काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए मेरे ख्याल से हमें एक और फीमेल को हायर कर लेना चाहिए। तो यान मान जाता है। जिसके बाद टैंग काफ़ी खुश होकर यान को बताती है कि मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। लेकिन यान उसके सामने रूड बनते हुए कहता है कि तुम ये मत समझना कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बस तुम्हें मुझे कंपनसेट करना है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये जॉब दी है। टैंग कहती है कि मैं हार्ड वर्क करके तुम्हारे पैसे रिपे कर दूंगी, और वो धीरे से कहती है कि मुझे यहाँ से जल्दी जाना है, ताकि मुझे इस खड़ूस को रोज़ रोज़ फेस ना करना पड़े। और यान उसे देखकर सोच रहा होता है कि क्या टैंग बचपन की तरह ही है, या फिर सिर्फ ये पैसों के लिए मेरे पास आई है। तभी टैंग के पास उसके अंकल की कॉल आती है, जो बताते हैं कि ग्रैंडफादर चाइना वापस आ गए हैं और उसे डिनर पर बुलाते हैं। जब टैंग इस बारे में यान को बताती है तो यान फिर से उसके सामने रूड बिहेव करने लगता है, लेकिन फिर उसे जाने देता है। उसके जाने के बाद नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद टैंग डिनर के लिए सन फैमिली में आती है। यहाँ पर सीसी उससे कहने लगती है कि तुम्हारी सन फैमिली में आने की हिम्मत कैसे हो गई। टैंग कहती है कि मुझे यहाँ पर आने का कोई शौक नहीं है, मैं यहाँ पर बस ग्रैंडपा को देखने के लिए आई हूँ। यहाँ पर डैड टैंग से कहने लगते हैं कि ग्रैंडपा को कुछ भी मत बताना, क्योंकि डैड को डर लग रहा होता है कि कहीं टैंग ग्रैंडपा को बताना दे कि वो उसे सेल करना चाह रहे थे, इसलिए उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। यहाँ पर सीसी सोचती है कि वो यान को तो अपना बना कर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर यान भी टैंग के लिए डिनर पर आया होता है, क्योंकि सन फैमिली ने ऑलरेडी यान को भी डिनर पर इनवाइट किया था। अब यहाँ पर टैंग के ग्रैंडपा यान से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि यान रिच फैमिली से जो बिलोंग करता था, और ग्रैंडपा उसे डिनर पर आने के लिए थैंक यू भी कहते हैं। तभी यहाँ पर फीमेल स्टाफ ड्रिंक सर्व करने के लिए आती है, जिससे कि यान को प्रॉब्लम होने लगती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जा सकते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा अपनी पोती टैंग की काफ़ी तारीफ़ करने लगते हैं, जिससे कि उसके अंकल आंटी को काफ़ी जेलसी हो रही होती है। अब यान यहाँ से जाने वाला होता है, तभी यहाँ पर डैड और सीसी आ जाते हैं, और साथ ही टैंग भी। और टैंग को देखकर यान वहीं पर वापस बैठ जाता है। जिसके बाद सीसी ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने के लिए जाती है, लेकिन ग्रैंडपा उसे कोई भी भाव नहीं देते हैं। अब सीसी टैंग की इंसल्ट करना चाह रही होती है, इसीलिए उसके गिफ्ट को ग्रैंडपा को दिखाती है और उसका मजाक बनाने लगती है कि तुम इतना सड़ा सा गिफ्ट ग्रैंडपा के लिए कैसे ला सकती हो। और टैंग के आंटी अंकल भी उसकी बुराई करने लगते हैं। तो यहाँ पर टैंग के डैड उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं,
लेकिन ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं और यहाँ पर ग्रैंडपा को टैंक का गिफ्ट काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि वो जो वॉच लाई थी वो कोई नॉर्मल वॉच नहीं थी, बल्कि वो ग्रैंड माँ की वॉच होती है, जो कि ग्रैंड माँ ने अपने हस्बैंड के बुरे टाइम में उसे बेच दिया था और टैंक उसे फिर से खरीद कर लाई होती है। इसलिए ग्रैंडपा उसके गिफ्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब डिनर के बाद सीसी टैंक पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन टैंक उसे ही थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि बेटर होगा कि तुम मेरे मामलों में इंटरफेयर ना करो। लेकिन यहाँ पर सीसी टैंक के एक्स बॉयफ्रेंड चेंग के बारे में बातें करने लगती है और उन दोनों की बातें यान भी सुन रहा होता है। सीसी उससे कहने लगती है कि चेंग को भी पता था कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया। टैंग कहती है कि तुम तो कैरेक्टर की बात नहीं करो तो बेटर है, और वैसे भी तुम्हें जेलसी हो रही है ना कि तुम यान के आसपास भी नहीं पहुंच पा रही हो और मैं उनकी सेक्रेटरी बन चुकी हूँ। और उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद यान अपने डॉक्टर को कॉल करता है और ट्रीटमेंट के लिए टैंग को बुलाने के लिए कहता है। जिसके बाद टैंग यान के पास पहुँच जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसका पेशेंट और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस यान है, क्योंकि यान हमेशा मास्क पहनकर ही उससे मिलता है। यहाँ पर टैंग यान को बताती है कि मुझे जॉब मिल गई है। तो यान कहता है तो फिर तुम इतनी नाखुश क्यों दिखाई दे रही हो। तो टैंग ड्रिंक करने लगती है और फिर उसे बताती है कि इंटरव्यू के टाइम पर मैं एक घटिया आदमी से मिली थी। यान पूछता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। वो कहता है कि लगता है कि तुम अभी भी उसे लाइक करती हो। तो टैंग कहने लगती है कि मैं क्या पागल हूँ जो अभी भी उस घटिया इंसान से प्यार करूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत करती हूँ। और बताती है कि जब उसे पता चला कि मेरी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और उसने हमारे 5 साल के रिलेशन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। यान उसे ड्रिंक करने से मना करता है, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं सुनती और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वहीं पर सो जाती है। तो यान उसे रूम में लेकर आता है, उसे लिटाकर जाने लगता है, लेकिन टैंग उसे जाने नहीं देती है और उसे रोककर उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और उसे थैंक यू कहने लगती है कि तुमने मुझे 1 मिलियन दिए, वरना आज मैं सोल्ड हो गई होती। और कहती कि मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें रिपे करना चाहती हूँ। यान वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाने देती और कहती है कि मिस्टर मास्क, क्या आप मुझे पसंद करते हैं। वो कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो। वो कहती कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेचारा यान वहीं पर बैठा होता है और वो उसके सोटे पर सरक कर सोई होती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे रात का कुछ भी याद नहीं होता है। यान उसे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही आराम से सो रही थी और यान तो रात भर सो नहीं पाया था। टैंग उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन टैंग रात भर उसके शोल्डर पर सरक कर सोई हुई थी, इसलिए उसके शोल्डर में दर्द होने लगता है। टैंग कल रात के बारे में बात करने लगती है तो यान कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कल रात हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। टैंग कहती है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें किस किया था, जो सुनकर यान को वॉमिट सी फील होने लगती है। जिसके बाद टैंग यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट आता है और यान से कहता है कि सच में मिस टैंग की वजह से आपकी कंडीशन में काफ़ी सुधार आ रहा है। पहले आपको कोई लड़की टच भी कर लेती थी तो आप पूरा दिन खाना नहीं खाते थे, लेकिन अब आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। तो यान कहने लगता है कि सच में टैंग काफ़ी स्पेशल है। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ, और आप मिस टैंग के काफ़ी क्लोज आ गए हैं। तो यान उसे चुप रहने के लिए कहता है। जिसके बाद मैनेजर टैंग और एक दूसरी हायर की हुई लड़की लेन का सभी एम्प्लॉयज़ से इंट्रोडक्शन करवाता है। अब सभी लोग यहाँ पर गॉसिप करने लगते हैं कि टैंग हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर फू की सीक्रेट लवर है, इसीलिए उन्होंने कंपनी के रूल को ब्रेक करके टैंग को हायर किया है। तो सभी लोग आकर टैंग से बात करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग उसे यान की गर्लफ्रेंड समझकर इम्प्रेस करना चाहते थे। तभी यहाँ पर यान आता है तो सभी जल्दी से जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर यान जानबूझकर उस दूसरी एम्प्लॉय लेन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात करता है और टैंग से रूडली बात करता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, कोई बेगर नहीं, तो अच्छे कपड़े पहन कर आया करो। टैंग सोचती है कि ये कितना खड़ूस है और बाकी एम्प्लॉयज़ को भी लगने लगता है कि टैंग यान की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कितना रूडली तरीके से उससे बात कर रहे थे। और टैंग भी उन लोगों की बातें सुन रही होती है और सभी कहने लगते हैं कि शायद मिस्टर फूल लिन में इंटरेस्टेड है और शायद लिन ही उनकी लवर है, जो सुनकर टैंग को भी लगने लगता है कि हो सकता है कि मिस्टर फूल लिन को पसंद करते हो। जिसके बाद एक एम्प्लॉय सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आता है, लेकिन टैंग के लिए नहीं लाया होता, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि टैंग यान की गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं और वो न्यू होती है, इसलिए उसे बुली करने का सोचते हैं। तभी यहाँ पर चैंग भी पहुँच जाता है और फिर से उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगता है और यहाँ पर वो एम्प्लॉय बीक ऑफिस के लिए टैंग को पे करने के लिए कहता है कि यहाँ का ये रूल है कि न्यू एम्प्लॉय को सभी को कॉफ़ी पिलानी होती है। तो चैंग उसका मजाक बनाने लगता है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे है भी। तो टैंग कहती है कि हाँ, नहीं है पैसे और मुझे नहीं पे करना है। यहाँ पर इन लोगों की बातें यान भी सुन रहा होता है और यान आकर कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि इस कंपनी में ऐसा भी कोई रूल है। यान को देखकर सभी डर जाते हैं और चुपचाप जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर यान सभी को दिखाने के लिए फिर से टैंग को काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड दे देता है। तो सभी बातें करने लगते हैं कि टैंग ने मिस्टर फू को ऑफेंड करने की कोशिश की है, इसीलिए उन्होंने इसे इतना ज़्यादा काम दे दिया है। अब ऑफिस खत्म होते ही सभी एम्प्लॉयज़ वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिन भी वहाँ से चली जाती है और बेचारी टैंग अभी भी काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है
टैंग यहाँ पर उसे एक फाइल में प्रॉब्लम दिखाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम जाकर मिस्टर फू से मिल लो और उन्हें घर पर भी छोड़ देना। जब टैंग उसके पास जाती है तो यहाँ पर यान अपने क्लाइंट के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और वो टैंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। टैंग बताती है कि फाइल में कुछ प्रॉब्लम थी तो असिस्टेंट ने आपको दिखाने के लिए कहा है और आपको घर छोड़ने के लिए भी कहा है। अब यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार मिस्टर फू के पास किसी लड़की को देखा था और सभी यान से टैंग के बारे में पूछने लगते हैं। तो यान कहता है कि वो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है। अब सेक्रेटरी सुनकर यहाँ पर एक आदमी टैंग के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन टैंग भी उसे चाटा लगा देती है। तो वो आदमी भी टैंग को मारने लगता है, लेकिन यान उस आदमी को रोक देता है। अब यहाँ पर सभी लोग उस आदमी की तरफ से माफ़ी मांगने लगते हैं क्योंकि उस आदमी ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। लेकिन यान को उसकी हरकत पर काफ़ी गुस्सा आया था, इसीलिए वो टैंग के लिए उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है और फ्यूचर में उनके साथ काम करने से भी मना कर देता है और टैंग को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब गाड़ी में टैंग सोच रही होती है कि मिस्टर फू ने मेरे लिए अपने क्लाइंट को क्यों ऑफेंड कर दिया। अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी तो यान उसे अपने घर पर ही रुकने के लिए कहता है, लेकिन टैंग कहती है कि मेरा आपके घर पर रहना सही नहीं होगा। वो कहता है कि क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाएगा। वो कहती कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वैसे भी मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ, आपको तो गर्ल से प्रॉब्लम है ना। वो कहता है कि क्या मेरे घर में सिर्फ एक ही रूम है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूँगा। वो कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। यान कहता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम खुद ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। टैंग कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपके घर नहीं रह सकती। यान कहता है कि वैसे मैं दूसरों को फोर्स नहीं करता, लेकिन अगर तुम होटल में रहोगी तो मैं उसके पैसे तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट कर लूँगा। मतलब कि यान कैसे भी करके टैंग को जाने नहीं देना चाह रहा होता और एंड में टैंग भी उसके घर पर रुकने के लिए मान जाती है। जिसके बाद टैंग शावर ले रही होती है तभी अचानक लाइट चली जाती है। वो जैसे तैसे करके बाहर निकलती है तभी यान से टकरा जाती है। यान उसे गिरने से बचाता है और उसके बालों को देखकर नोटिस करता है कि उसने शावर लिया है। टैंग उससे कहती है कि तुम अपने रूम में जाओ। तो यान कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम पर अटैक कर दूंगा, और कहता है कि वैसे भी ये हमारे साथ में फ़र्स्ट टाइम नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है। लेकिन टैंग जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे दोनों साथ में कंपनी आते हैं, लेकिन टैंग उसे पहले ही उतारने के लिए कहती है क्योंकि वो किसी को भी दिखाना नहीं चाह रही होती कि वो यान के साथ आई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिन उसे देख लेती है और उससे पूछने लगती है कि तुम मिस्टर फू की कार में क्या कर रही थी। तो टैंग उसे बताती है कि मैं बस रास्ते में मिस्टर फू से मिल गई थी। तो फिर लिन पूछने लगती है लेकिन तुमने कल वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं। लेकिन टैंग उसे कुछ नहीं बताती है और बात घुमाकर उसे वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यान को एक पार्टी में जाना होता है, लेकिन उसे अच्छे से पता होता है कि उस पार्टी में काफ़ी सारी लड़कियां होगी। तो यहाँ पर असिस्टेंट उसे सजेस्ट करता है कि आप टैंग को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि यान टैंग के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करता था। जिसके बाद यान टैंग को शॉपिंग पर लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे सीसी मिल जाती है और सीसी उसके साथ बहस करने लगती है। लेकिन यान अपने आदमियों को बोलकर उसे बाहर निकलवा देता है। जिसके बाद यान पार्टी में पहुँचता है जहाँ पर उसे अंदर जाने में काफ़ी डर लग रहा होता है। तो टैंग आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। यहाँ पर यान को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि मिस्टर फू तो कभी भी पार्टी अटेंड नहीं करते हैं और आज वो एक लड़की के साथ आए हैं। यहाँ पर एक लड़की कहने लगती है कि शायद वो मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड है, लेकिन सीसी कहती है कि वो उनके खेलने की चीज़ है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद यान क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है और टैंग को अपने आसपास ही रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी सीसी के इशारा करने पर एक वेटर जाकर टैंग की ड्रेस को ख़राब कर देता है और टैंग को वॉशरूम जाना पड़ता है। और यहाँ पर सीसी अपने फ्रेंड्स के साथ पहुँचकर उसे परेशान करने लगती है और कहने लगती है कि जैसे तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को सीड्यूस किया था, वैसे ही तुम मिस्टर यान को सीड्यूस कर रही हो। जो सुनकर टैंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सीसी को मारने लगती है, साथ ही उसके फ्रेंड्स को भी अच्छे से सबक सिखाती है। अब इधर यान देखता है कि यहाँ पर टैंग नहीं है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। ऊपर से एक लड़की उसे टच कर देती है जिससे कि उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है। यान उसे कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से लेकर चलो। तो असिस्टेंट उसे लेकर चला जाता है। जब टैंग वापस पार्टी में आती है तो उसे पता चलता है कि यान यहाँ से जा चुका है। तभी टैंग के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो बताता है कि मेरे पेशेंट की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तुम्हें जल्दी से आना होगा। तो टैंग जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर यान अभी भी मिस्टर मास्क बना हुआ था। अब यहाँ पर डॉक्टर टैंग से कहता है कि तुम्हें पेशेंट के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाना होगा, तभी उसकी कंडीशन में सुधार आ सकता है। इसलिए टैंग उसे अनबटन करने लगती है और कहती है कि ये सब मैं सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए कर रही हूँ, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। और खुद का भी जैकेट उतारकर उसके पास लेट जाती है। अब टैंग को वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रहा होता है, इसलिए उसके मास्क को हटाने के लिए जाती है। लेकिन तभी यान को होश आ जाता है और उसे रोक देता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। टैंग बताती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। लेकिन यान पूछने लगता है कि क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी। टैंग कोई भी जवाब नहीं देती। यान नोटिस करता है कि उसने अपने कपड़े उतार कर रखे हैं, तो कहने लगता है कि मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि तुम्हें मेरी काफ़ी फ़िक्र हो रही थी। लेकिन टैंग अभी भी कुछ नहीं कहती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता है मेरा बॉस कितना एविल है, मुझे पार्टी में छोड़कर चला गया
और हर टाइम सड़ा सा मुँह बनाकर रहता है। यान कहता है कि ऐसा नहीं है। टैंग कहती है कि तुम तो मेरे बॉस को जानते भी नहीं हो, तो तुम मेरे बॉस को लेकर इतना श्योर कैसे हो? लेकिन यान उसे जाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा होता है कि टैंग उसे छोड़कर नहीं जाना चाह रही होती, लेकिन यान के कहने पर चली जाती है। और यान को काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि टैंग उसे पसंद नहीं करती। जिसके बाद जब टैंग कंपनी पहुंचती है तो यहाँ पर सभी को पता होता है कि मिस्टर फू उसे पार्टी में छोड़कर चले गए थे, तो सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। और यहाँ पर लीडर भी अपना सारा काम टैंग से करवा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर यान आता है और टैंग को कुछ काम से वहाँ से भेज देता है। और फिर उस लीडर पर गुस्सा करने लगता है और उसे डांटने लगता है कि टैंग यहाँ की एम्प्लॉय है, तुम्हारी स्लेव नहीं, तो बेटर होगा कि तुम टैंग के साथ अच्छे से बिहेव करो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में एक मीटिंग होती है जहाँ पर एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन चल रहा होता है। यहाँ पर टैंग बताती है कि उस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रोजेक्ट को कोई और नहीं बल्कि चैंग हैंडल कर रहा होता है। तो चैंग उस पर गुस्सा करने लगता है और उस पर ही ब्लेम डालने लगता है कि मैंने तुम्हें डंप किया, इसी का तुम रिवेंज ले रही हो। लेकिन यान देखता है कि सच में उस प्रोजेक्ट के बजट में दिक्कत आ रही है, इसलिए वो प्रोजेक्ट को चैंग से ले लेता है और टैंग को हैंडल करने के लिए कहता है, जिससे कि चैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पर यान चैंग को कंपनी से फायर भी कर देता है। जिसके बाद लिन टैंग को नए प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी यहाँ पर चैंग आता है और टैंग पर वापस से गुस्सा करने लगता है और लिन से कहने लगता है कि मेरे अंकल तो बस टैंग को हायर करना चाहते थे, लेकिन किसी को डाउट ना हो इसीलिए तुम्हें भी हायर किया है। टैंग चैंग को अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है और लिन से कहती है कि तुम इसकी बातों पर भरोसा मत करो, और लिन भी चैंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही होती। लेकिन चैंग कहने लगता है कि कंपनी के लोग पागल नहीं है, सबको अच्छे से पता है कि अंकल का और टैंग का क्या रिलेशन है। लेकिन टैंग उसे बाहर जाने के लिए कहती है, वो नहीं जा रहा होता है तो वो सिक्योरिटी को कॉल करने लगती है, इसीलिए टैंग वहाँ से चला जाता है। अब लिन टैंग के साथ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रेडी होती है और दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगती हैं। तभी टैंग के पास उसके डैड की कॉल आती है और टैंग वहाँ से चली जाती है। टैंग के जाने के बाद सारे एम्प्लॉयज़ लिन को भड़काने लगते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हो और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो सारा क्रेडिट तो टैंग को ही मिलेगा। पहले तो लिन उनकी बात नहीं सुन रही होती है, लेकिन वो लोग उसे इतना ज़्यादा भड़काते हैं कि वो काम करना ही बंद कर देती है। इधर टैंग के डैड उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि तुम इस प्रोजेक्ट को वापस से चैंग को दे दो, लेकिन टैंग मना कर देती है तो डैड उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं। अब टैंग काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, इसलिए वो डॉक्टर को कॉल करके अपने पेशेंट में से मास से मिलने के लिए कहती है, क्योंकि एक वही पर्सन था जो उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता था। जिसके बाद टैंग यान के पास पहुँचती है और उससे कहती है कि आज मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। वो कहता है कि मुझसे बात करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्या तुम उसे अफोर्ड कर सकती हो? तभी नोटिस करता है कि उसके फेस पर निशान है। एक्चुअल में उसके डैड ने उसके ऊपर जो पानी फेंका था वो हॉट वाटर था। अब यान उसे ड्रेस के बटन खोलने के लिए कहता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या पसंद है, बेड या सोफ़ा? जो सुनकर टैंग डर जाती है। लेकिन यान उसे मेडिसिन लगाने की बात कर रहा होता है और उसे मेडिसिन लगाने लगता है। तो टैंग कहने लगती है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। यान उसकी ड्रेस को हटाकर मेडिसिन लगाने लगता है तो टैंग को काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है और वो मना कर देती है। अब यान उससे पूछता है कि तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है, तो वो बताती है कि मेरे बॉस ने मुझे एक नया प्रोजेक्ट दिया है। तो वो कहता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा बॉस अच्छा नहीं है। तो टैंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे बॉस बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मेरी कई बार हेल्प भी की है। मैंने बस उस दिन गुस्से में ऐसा बोल दिया था क्योंकि वो मुझे पार्टी में छोड़कर चले गए थे। अब टैंग उसे बताती है कि मैं न्यू कमर हूँ, इसलिए प्रोजेक्ट को अच्छे से डील नहीं कर पा रही हूँ। तो यान उसे एक क्लाइंट का एड्रेस देता है और कहता है कि तुम इसके साथ प्रोजेक्ट में कॉपरेट कर सकती हो। तो टैंग उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन यान कहता है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में लिन और टैंग उस क्लाइंट से मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ पर लिन टैंग का उस क्लाइंट के साथ कार में बैठते हुए फ़ोटो क्लिक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में आकर उस क्लाइंट की वाइफ टैंग पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। टैंग कहती है कि आप ये क्या कह रही हैं, और ऑफिस में सभी लोग बातें करने लगते हैं कि टैंग उस क्लाइंट की मिस्ट्रेस है। लेकिन तभी यहाँ पर यान आता है और सारी सिचुएशन को हैंडल करता है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है और उस लेडी को टैंग से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, तो वो उससे माफ़ी मांगने लगती है, साथ ही ऐसा बिहेव करने के लिए खुद को पनिश भी करती है। जिसके बाद यान टैंग से कहता है कि प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करो और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी टैंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। तो टैंग जल्दबाजी में इस बारे में लिन को बताकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन लिन तो कैसे भी करके टैंग को कंपनी से बाहर निकलवाना चाह रही होती है। थोड़ी देर बाद यान देखता है कि टैंग ऑफिस में नहीं है, इसलिए एम्प्लॉय से उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन सभी कहते हैं कि हमें नहीं पता, जबकि सभी को अच्छे से पता होता है कि वो हॉस्पिटल गई है। इधर हॉस्पिटल में टैंग की मॉम की कंडीशन ठीक नहीं होती है, इसलिए उन्हें किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। तभी टैंग नोटिस करती है कि उसके मॉम के गले में पेंडेंट नहीं है। वो पेंडेंट के बारे में वहाँ के स्टाफ से पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो पेंडेंट तो तुम्हारे डैड ले गए हैं, इसलिए वो अपने डैड के पास जाकर उस पेंडेंट को मांगती है। लेकिन डैड कहता है कि मैं तुम्हें कोई पेंडेंट नहीं देने वाला और वैसे भी मैंने उसे बेच दिया है।
जो जानकर टैंक डैड पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो पेंडेंट ग्रैंड माँ ने उसकी मॉम को दिया था। जिसके बाद टैंक वापस ऑफिस में आती हैं। यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ उससे कहने लगते हैं कि बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि तुम बिना बताए चली गई थी। तो इसके लिए टैंक यान से माफ़ी मांगने के लिए जाती है। लेकिन यान उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया और तुम बिना बताए गायब हो गई थी। तो टैंक उसे अपनी मॉम के बारे में बताती है, जो सुनकर यान थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों उसे उसके सामने रूड बनना था, इसलिए जानबूझकर कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारी सैलरी को डिडक्ट कर लूँगा। तो टैंक सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यान ने टैंक के लिए एक गिफ्ट लिया होता है क्योंकि आज टैंक का बर्थडे होता है। इसीलिए मिस्टर मास बन के टैंक से मिलने वाला था और असिस्टेंट से टैंक की मॉम की हेल्थ के बारे में पता करने के लिए कहता है और सारे मेडिकल बिल्स भी पे करने के लिए कहता है। जिसके बाद टैंक डॉक्टर के कहने पर यान से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर यान ने उसके लिए काफ़ी सारा खाना प्रिपेयर किया होता है। लेकिन जब टैंक उस खाने को खाती है तो उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसे पता चलता है कि वो खाना यान ने ही बनाया है। लेकिन तभी अचानक टैंक की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी थी, इसलिए यान डॉक्टर को बुलाता है। जिसके बाद जब टैंक सो रही होती है तो यान उसे वो नेकलेस बनाता है जो उसने उसके लिए गिफ्ट लिया था। तभी टैंक उठ जाती है और यान उसे बर्थडे विश करता है और टैंक काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि किसी को तो उसका बर्थडे याद है। तभी यान को कॉल आती है और वो वहाँ से चला जाता है। टैंक को यान का गिफ्ट भी काफ़ी पसंद आता है। अब यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि मिस्टर मार्क्स ने तुम्हारे मॉम के हॉस्पिटल बिल्स को पे कर दिया है। जो जानकर टैंक काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि मिस्टर मार्क्स उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। नेक्स्ट सीन में टैंक जब जा रही होती है तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है और रास्ते में एक आदमी भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी यान आकर उसे बचाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि इतनी बारिश में तुम्हें बाहर अकेले घूमने की क्या ज़रूरत थी, अगर बीमार हो गई तो। जो देखकर टैंक काफ़ी हैरान होती है कि मिस्टर फू मेरी केयर कर रहे हैं। लेकिन यान को तो उसके सामने रूड प्रिटेंड करना था, तो फिर कहने लगता है कि अगर तुम बीमार पड़ गई तो इसका इफेक्ट हमारे प्रोजेक्ट पर हो सकता है और उसे ज़बरदस्ती अपना छाता देकर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर टैंक कहने लगती है कि मिस्टर फू कभी नहीं सुधरने वाले। नेक्स्ट सीन में टैंक नोटिस करती है कि शायद मिस्टर फू की तबीयत खराब है, इसलिए उसे चेक करने के लिए जाती है और उसे फीवर होता है। अब यान उठकर जाने ही लगता है, लेकिन वीकनेस की वजह से वो उठ नहीं पाता और टैंक को पकड़कर गिर जाता है, जिससे कि दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब यान को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसे जाने नहीं दे रही होती। तभी वहाँ पर टैंक भी पहुँच जाती है। डॉक्टर टैंक से कहने लगती है कि तुम अपने हस्बैंड का सही से ध्यान रखो और इसे यहाँ से जाने मत देना क्योंकि इसकी कंडीशन अभी सही नहीं है। जो सुनकर यान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और बताने लगता है कि मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ, लेकिन टैंक उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड थोड़े बीमार हैं ना, इसीलिए कन्फ्यूज़ हैं और अपनी वाइफ को पहचान नहीं पा रहे हैं। अब यान के मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं कि टैंक खुद को उसकी वाइफ बता रही है, लेकिन ऊपर से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। तो टैंक कहती कि मैंने बस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऐसा कहा था, मुझे पता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। और फिर उसे मेडिसिन खाने के लिए देती हैं। लेकिन यान को मेडिसिन खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो टैंक उसे हंसने लगती है कि मेडिसिन खाने में तुम बच्चों की तरह डर रहे हो। तो यान कहने लगता है कि तुम मेरे ऊपर हंसो मत, तो वो चुप हो जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यान उसे जाने नहीं देता और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से बीमार हुआ हूँ क्योंकि मैंने अपना छाता तुम्हें दे दिया था, इसीलिए अब तुम्हें ही यहाँ पर रुक कर मेरा ध्यान रखना होगा। टैंक कहती है लेकिन आपने ज़बरदस्ती वो अम्ब्रेला मुझे दिया था। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो टैंक उसकी केयर करने के लिए वहीं पर रुक जाती है और सोचने लगती है कि कभी कभी मिस्टर फू बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। जब यान की नींद खुलती है तो वो देखता है कि टैंक उसके पास ही सोई हुई है, लेकिन तभी टैंक की कॉल आने लगती है तो यान फिर से सोने का नाटक करने लगता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर असिस्टेंट आता है। टैंक उसे बताती है कि मिस्टर फू की तबीयत अब ठीक है। असिस्टेंट उसे थैंक यू कहता है कि आपने रात भर मिस्टर फू का ध्यान रखा और कहता है कि कहीं आपको मिस्टर फू से प्यार तो नहीं हो गया है। जिस पर टैंक कहती है कि मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकती हूँ, बस मिस्टर फू ने बहुत बार मेरी हेल्प की है, इसीलिए मैंने भी उनकी हेल्प की। ये सुनकर यान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि टैंक उसे पसंद नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में टैंक और लिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है और वो क्लाइंट उनके प्रोजेक्ट से इम्प्रेस होकर उनके साथ कॉपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन ये देखकर लिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद टैंक सैन फैमिली के साथ डिनर के लिए आती है क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर फिर से उसके डैड के साथ उसकी कहासुनी हो जाती है क्योंकि उस क्लाइंट के साथ डैड प्रोजेक्ट साइन करना चाहते थे। नेक्स्ट सीन में वो क्लाइंट कंपनी आकर टैंक पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि सीसी और लिन ने मिलकर उस प्रोजेक्ट को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। टैंक कहने लगती है कि मैंने प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है और यान से कहती है कि प्लीज़ आप मुझ पर ट्रस्ट करिए। और यान को भी अच्छे से पता होता है कि इस सब के पीछे लिन है, इसीलिए उसे सच बताने के लिए कहता है। लेकिन लिन तो यहाँ पर मासूम बनने का नाटक करने लगती है और सारा ब्लेम वो टैंक पर ही डाल रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर टैंक के ग्रैंडपा आते हैं
और सीसी और लिन की रिकॉर्डिंग को सुना देते हैं, जिसमें कि वो दोनों प्रोजेक्ट को ख़राब करने की प्लानिंग कर रही होती है। अब ये जानकर टैंक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि लिन सीसी के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही थी। और यहाँ पर लिन कहने लगती है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ लेकिन सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिलता है, और मिस्टर फू भी तुम्हारे लिए इतने काइंड क्यों हैं। अब यहाँ पर यान असिस्टेंट को लिन को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है और फिर उस क्लाइंट से कहता है कि पहले ये प्रोजेक्ट टैंक को हैंडल करने के लिए दिया था तो अभी भी वही हैंडल करेगी। और यान के साथ साथ ग्रैंडपा भी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट फिर से टैंक के साथ प्रोजेक्ट में कॉपरेट करने के लिए रेडी हो जाता है और टैंक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में यान को एक प्राइवेट क्लब में एक ऑक्शन में इन्वाइट किया होता है। तो असिस्टेंट उसे वहाँ पर टैंक को ले जाने के लिए कहता है। यान असिस्टेंट से कहता है कि तुम टैंक के लिए एक प्यारी सी ब्रांडेड ड्रेस भिजवा दो। तो असिस्टेंट उसे टीज करने लगता है कि आप टैंक के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। जिसके बाद ऑफिस में जब टैंक के लिए ड्रेस आती है तो सभी लोग कहने लगते हैं कि लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा रिच है जिसने तुम्हें क्लब में इन्वाइट किया है और इतनी ब्रांडेड ड्रेस भी भिजवाई है। लेकिन टैंक तो यहाँ पर खुद ही हैरान थी, मिस्टर मास्क ने उसके लिए इतना ज़्यादा महंगा ड्रेस क्यों भिजवाया है। नेक्स्ट सीन में टैंक रेडी होकर क्लब पहुँचती है लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते कि ये एक प्राइवेट क्लब है। टैंक बताती है कि मुझे मेरे फ्रेंड ने इन्वाइट किया है, लेकिन उन लोगों को भरोसा नहीं होता और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर बस रिच लोग ही आते हैं। तभी यहाँ पर चैंग आता है, उसका मजाक बनाने लगता है। टैंग कहती है कि मुझे मेरे फ्रेंड ने इनवाइट किया है इसलिए बेटर होगा कि तुम अपनी बकवास बंद रखो। चैंग कहता है कि वैसे मैं तुम्हें अपने साथ अंदर ले जा सकता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उससे कहते हैं कि आपको ऐसी फ्रॉड लड़की से दूर रहना चाहिए। और वो लोग टैंग को धक्का देने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर यान मिस्टर मास्क बनकर पहुँच जाता है और उन लोगों पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टैंग को टच करने की। लेकिन फिर भी चैंग यान और टैंग का मजाक बनाने लगता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि मास्क के पीछे उसके अंकल यान ही हैं। टैंग उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है और यान उन लोगों को गोल्ड कार्ड दिखाता है, जो देखकर सिक्योरिटी गार्ड उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और उन्हें अंदर जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि गोल्ड कार्ड तो सिर्फ यहाँ के वीआईपी पर्सन के पास होता है। जिसके बाद वो लोग अंदर जाकर बैठते हैं, जहाँ पर टैंग यान से पूछती है कि डॉक्टर नहीं आए। तो यान कहता है कि नहीं, वो बिजी है, और टैंग से कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही हो। तो टैंग उसे थैंक यू बोलती है। यहाँ पर चैन भी ऑक्शन में आकर बैठ जाता है। ऑक्शन में सबसे पहले एक पेंडेंट दिखाया जाता है, जिसे देखकर टैंग कहती है कि ये तो मेरी मॉम का है और वो यान से 1 मिलियन उधार मांगती है। यान कहता है कि लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उधार है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें पे कर दूंगी। इनकी बातें चैंग भी सुन रहा होता है और वो जानबूझकर 1 मिलियन से ज़्यादा की बिडिंग लगाता है। लेकिन यान 15 मिलियन की बोली लगाकर उस पेंडेंट को खरीद लेता है, जिसमें चैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक मामूली सी पेंडेंट के लिए ये 15 मिलियन लगा रहा है। और सभी यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि लगता है कि वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है, जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पेंडेंट दिलाने के लिए इतने सारे पैसे लगा दिए। टैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो पेंडेंट मिस्टर मास्क ने खरीद लिया है, लेकिन फिर वो घबरा जाती है कि मैं इतने सारे पैसे तुम्हें कैसे पे करूँगी। यान कहता है कि अगर तुम ट्रीटमेंट को दोबारा से रिन्यू करोगी तो तुम्हें ये पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वो खुश होते हुए पूछती है कि कितने टाइम तक मुझे ट्रीटमेंट की डेट को बढ़ाना होगा। तो यान लाइफ टाइम कहता है, जो सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर कहती है कि आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। अब टैंग को वो पेंडेंट मिल जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पर चैंग आता है और उससे पूछने लगता है कि तुमने इस लड़के को कहाँ से ढूंढ लिया। टैंग उसे बताने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो चैंग कहता है कि मेरी तरह ये भी तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन यान टैंग से कहता है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूँगा। और चैंग से कहने लगता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आज तुम्हारी वजह से टैंग मेरे साथ है। चैंग उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मैं फू फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। लेकिन यान उसे इग्नोर मार के वहाँ से चले जाता है। उसके बाद चैंग अपने आदमियों से यान की आइडेंटिटी के बारे में पता करने के लिए कहता है। इधर यान टैंग को घर छोड़ने के लिए आता है और उसे वहाँ पर छोड़कर वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद एक आदमी टैंग को किडनैप करने के लिए आता है, लेकिन इधर रास्ते में यान देखता है कि वो पेंडेंट देना तो भूल ही गया, इसलिए पेंडेंट देने के लिए वापस आता है और वो देख लेता है कि टैंग को किसी ने किडनैप किया है, इसलिए उसका पीछा करने के लिए कहता है। एक्चुअल में टैंग को सीसी ने किडनैप करवाया था। वो आदमी टैंग को मारने लगता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सीसी भी आती है और टैंग से कहने लगती है कि अब मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, और उस आदमी को उसके साथ बदतमीजी करने के लिए कहती है। लेकिन वो आदमी कुछ करता है उससे पहले ही यहाँ पर यान पहुँच जाता है और उस आदमी से फाइट करने लगता है और अपने ड्राइवर से टैंग को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। लेकिन उस आदमी ने भी यान को काफ़ी मारा होता है, इसीलिए नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होता है। जब उसे होश आता है तो वो असिस्टेंट से टैंक के बारे में पूछने लगता है। असिस्टेंट बताता है कि वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो जल्दी से उसके पास जाने लगता है। तभी डॉक्टर आकर बताती है कि टैंक अब खतरे से बाहर है। लेकिन जब यान उससे मिलने जाता है तो उसकी ऐसी कंडीशन देखकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। तभी यहाँ पर टैंक के ग्रैंडपा, डैड और सीसी भी आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि टैंक को किसने किडनैप करवाया होगा। यान कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ और जिसने भी ये किया है उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो सुनकर सीसी काफ़ी डर जाती है और इस बारे में अपने डैड को बताती है।
और उनसे हेल्प मांगती है, तो डैड कहता है कि तुम घर जाओ, मैं खुद ही इस सिचुएशन को हैंडल करूँगा। इधर टैंक को सपने में भी वही सब दिखाई दे रहा होता है। जब उसे होश आता है तो यान को बिल्कुल सही देखकर उसे जल्दी से हक कर लेती है। जिसके बाद टैंक को वॉशरूम जाना था और यान उसे उठाकर ले जाने लगता है। तो टैंक कहती है कि यहाँ पर ऑलरेडी व्हील चेयर है, लेकिन यान कहने लगता है कि वो व्हील चेयर ख़राब है। लेकिन तभी उनके सामने ही वहाँ पर एक पेशेंट आता है और उस व्हील चेयर पर बैठ के चला जाता है, जो देखकर यान को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। जिसके बाद यान काफ़ी अच्छे से उसका ख्याल रख रहा होता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। टैंक कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो यान उसे ही फूंक मारने लगता है। टैंक कहती है कि मैं सूप की बात कर रही हूँ, सूप बहुत ज़्यादा गर्म है। तो फिर वो सूप को फूंक मार के उसे खिलाता है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और कंपनी का कुछ काम बताता है। तो यान टैंक से कहता है कि तुम अच्छे से आराम करना और यहाँ से कहीं मत जाना। और वो ऑफिस के काम से वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक नर्स आती है और टैंक से कहने लगती है कि आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। टैंक कहती है कि वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। तो नर्स कहने लगती है कि आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ही आपको बचाया और जब आप इंजर्ड थी तो दिन रात उन्होंने आपका ख्याल रखा है। जो सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है और सोचती है कि मिस्टर फू तो हमेशा मुझसे रूड बिहेव करते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर यान आता है और टैंक अभी भी नर्स की कही हुई बातें ही सोच रही होती है। और यान अभी भी उसका ध्यान रख रहा होता है। तो वो सोचती है कि मिस्टर फू को कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, इसलिए उससे पूछने लगती है कि आप मेरी इतनी फ़िक्र क्यों करते हैं, और जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तुम्हें मुझे बचाने के लिए क्यों आते हो। तो यान उसे किस करता है और कहता है कि तुम्हें जवाब मिल गया होगा, और कहता है कि लेकिन मुझे पता है कि तुम किसी और को पसंद करती हो, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अब टैंक को यान के लिए भी फील हो रहा होता है और मास्कमैन के लिए भी। तो टैंक कंफ्यूज हो जाती है कि वो एक ही टाइम पर दो आदमियों के लिए फीलिंग्स कैसे रख सकती है, क्योंकि बेचारी को क्या ही पता था कि दोनों एक ही हैं। इधर यान के पास उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि टैंक की किडनैपिंग के पीछे सीसी का हाथ था, जो जानकर यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर टैंक को डाउट होता है कि मिस्टर फू यान और मिस्टर मास्क एक ही पर्सन है, इसलिए वो सोचती है कि मुझे पता करने के लिए जाना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। जिसके बाद वो उसे सीसी को माफ़ कर देने के लिए कहते हैं। टैंक समझ आती है कि आपको मेरी नहीं बल्कि सीसी की फ़िक्र है, और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। इसीलिए डैड उसे अब उसकी मॉम की धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब सुनकर टैंक की तबीयत ख़राब होने लगती है। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है, जो कि टैंक के लिए खाना लेकर आई थी और बताती है कि मिस्टर फू ने आपके लिए डेली खाना लेकर आने के लिए कहा है, क्योंकि मिस्टर फू अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले रहे हैं। जो सुनकर टैंक को बुरा लगता है कि मिस्टर फू अब उसके लिए खाना लेकर नहीं आएंगे। जिसके बाद टैंक यान के वार्ड के बाहर प्रैक्टिस करने लगती है कि मैं मिस्टर फू से कहूँगी कि पहले मुझे किसी और के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन मैं अब आपको पसंद करने लगी हूँ। लेकिन फिर से वो मिस्टर फू और मिस्टर मास्क के बारे में सोच सोच के कन्फ्यूज़ हो रही होती है। थोड़ी देर बाद वो वार्ड के अंदर जाती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर यान नहीं है। तो यान के कोट को उसके बैग में रखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे यान का मास्क मिल जाता है। मास्क को देखकर वो समझ जाती है कि दोनों सेम पर्सन हैं। तभी यहाँ पर यान आता है और टैंक उससे कहने लगती है कि मैं आपको क्या बुलाऊँ, मिस्टर फू या मिस्टर मास्क। और टैंक को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। यान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, इसलिए तुम जैसे चाहो मुझे पनिश कर सकती हो। वो कहती है कि आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं आपको पनिश कैसे कर सकती हूँ। यान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। टैंक कहती कि अब तुम चुप ही रहो तो बेटर होगा। यान कहता है कि तुम अपनी किडनैपिंग के बारे में नहीं जानना चाहती हो। वो कहती है कि आपको मेरे किसी भी मैटर में अब इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूँगी। और कहती है कि मैं जल्दी आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दूँगी, और आपके उधार को चुकाने के लिए मुझे खुद को बेचना भी पड़े तो मैं वो भी कर दूँगी। बाद में टैंक नेकलेस को देखकर रो रही होती है कि मिस्टर फू ने सब कुछ मेरा मजाक बनाने के लिए किया। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, और कहने लगते हैं कि मिस्टर फू तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर है। लेकिन टैंग उनके बारे में कुछ भी बात करने से मना कर देती है। इधर सीसी का आदमी उसे बताता है कि टैंग और यान के बीच में फाइट हो गई है, जो जानकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो टैंग को पॉइजन इंजेक्ट करने के लिए जाती है, लेकिन टैंग को होश आ जाता है। तो फिर सीसी उस पर चाकू से अटैक करती है, लेकिन बीच में यान आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है। टैंग यान की ऐसी कंडीशन देखकर घबरा जाती है और असिस्टेंट सीसी को वहाँ से ले जाता है। अब यान टैंग से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगता है और टैंग को उसकी मॉम का नेकलेस देकर बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर आती है और थोड़ी देर बाद तक भी यान को होश नहीं आया होता है। तो टैंग रोने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो प्लीज़ तुम जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर दूँगी। और तभी यान कहता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। टैंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें बीच में आने की क्या ज़रूरत थी। यान उसे अपने क्लोज करता है और उसे किस करता है, और अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यान अपनी मर्जी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेता है, इसलिए टैंग उसके डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर कहता है कि यान की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से उसे हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। लेकिन यान तो जिद पर अड़ा था।
तो डॉक्टर टैंक से कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम उसका घर पर ख्याल रखना। जिसके बाद टैंक उसे मेडिसिन लगाने लगती हैं। यान उसे हक कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब टैंक उसके साथ है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है तो यान उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम नौकर के नहीं आ सकते। यहाँ पर असिस्टेंट उसे न्यूज़ दिखाता है, जो देखकर यान कहता है कि सीसी अरेस्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से सैन फैमिली के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए हैं। जो सुनकर टैंक को अपने ग्रैंडपा की फिक्र होने लगती है, क्योंकि सैन कंपनी तो ग्रैंडपा की ही थी। तो टैंक यान से कहती है कि तुम यहीं पर रहना और अपना ख्याल रखना, मुझे सैन फैमिली जाना होगा। और वो सैन फैमिली पहुंच जाती है। यहाँ पर टैंक के डैड फिर से उस पर गुस्सा करने लगते हैं, उससे बहस करने लगते हैं। लेकिन ग्रैंडपा टैंक को सपोर्ट करते हैं और टैंक के डैड को प्रेसिडेंट की पोजीशन से भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर टैंक के अंकल जो है वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उन्हें भी मना कर देते हैं और टैंक को प्रेसिडेंट बनाने की बात कहते हैं, जिसके लिए अंकल और डैड दोनों ही मना कर रहे होते हैं। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि सैन ग्रुप को टैंक ही संभाल सकती है, तो अब सिर्फ टैंक पर ही भरोसा है। जिसके बाद बोर्ड मीटिंग में ग्रैंडपा उसे प्रेसिडेंट बना देते हैं और टैंक कहती है कि मैं सैन ग्रुप को वापस से अच्छी पोजीशन पर लेकर आऊँगी, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं अपनी पोजीशन से रिज़ाइन दे दूँगी। नेक्स्ट सीन में जब टैंक कंपनी में आती है तो यान उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन टैंक उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी हमारे रिलेशन के बारे में पता चले। जो सुनकर यान गुस्सा हो जाता है तो फिर टैंक उसे खुश करने के लिए उसे किस करने के लिए जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है तो उसे जल्दी से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से बेचारे को चोट लग जाती है। जिसके बाद टैंक उसके ऑफिस में रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए आती है और उससे माफ़ी भी मांगती है कि मैंने तुम्हें धक्का दिया, और कहती है कि प्लीज़ गुस्सा मत करो। यान उससे पूछता है कि तुम रिज़ाइन क्यों दे रही हो, तो टैंक बताती है क्योंकि अब मुझे सैन ग्रुप को संभालना है, मैं ग्रैंडपा से प्रॉमिस कर चुकी हूँ। जिसके बाद वो यान का गुस्सा शांत करने के लिए उसे बाहर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लेकर जाती है, ताकि वो उसके लिए डिनर प्रिपेयर कर सकें। अब यहाँ पर यान को डर लग रहा होता है, लेकिन टैंक उससे कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दोनों सामान खरीदने के लिए जाते हैं। अब यान ने पहले तो कभी कुछ सामान खरीदा नहीं था, इसलिए वो सारा सामान पैक करने के लिए कहता है। तो टैंक उस शॉपकीपर से कहने लगती है कि ये ना थोड़े से पागल है और खुद को बहुत ज़्यादा रिच समझते हैं, इसीलिए सारा सामान पैक करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप लिमिटेड सामान ही दीजिए। जिसके बाद यान उससे पूछने लगता है कि तुम उस लेडी से क्या बात कर रही थी। तो वो कहती है कि मैं तो बस यही कह रही थी कि तुम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट, रिच और हैंडसम हो, और उसे अपनी बातों में लगाकर बेवकूफ़ बना देती है और वो बेवकूफ़ बन भी जाता है। जिसके बाद वो लोग घर आते हैं, जहाँ पर टैंक उसके लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन तभी टैंक की कंपनी से कॉल आती है। तो यान उसे जाकर अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। इधर टैंक अपना काम कर रही होती है और यान उसके लिए खाना बना रहा होता है। यान खाना बनाकर लाता है और जब टैंक टेस्ट करती है तो उसे काफ़ी पसंद आता है और वो कहती है कि थैंक गॉड कि तुमने पिछली बार की तरह खाना नहीं बनाया। वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरा खाना पसंद आया है तो मैं तुम्हारे लिए रोज़ खाना बना सकता हूँ, और उसके क्लोज होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर यान की मॉम आ जाती है। यहाँ पर मॉम अपने बेटे से मिलने के लिए आई होती है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि यान को किसी ने चाकू मार दिया था। जिसके बाद यान टैंक को अपनी मॉम से मिलवाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मॉम उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उन लोगों के जाने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर मॉम को चैंग ने बुलाया होता है, और चैन ने ही मॉम को टैंक के खिलाफ भड़काया है। यहाँ पर चैन मॉम को बताता है कि टैंक मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसका कैरेक्टर बहुत ही ख़राब है, इसीलिए मैंने उसे डंप कर दिया। अब ये जानकर मॉम को टैंक पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि ऐसी लड़की ने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है, इसीलिए वो एक सावसा नाम की लड़की को कॉल करके बुलाती है। इधर यहाँ टैंक को उसके घर छोड़ने के लिए आता है, और यहाँ पर टैंक सोच रही होती है कि पक्का यान की मॉम को मैं पसंद नहीं आई हूँ। नेक्स्ट सीन में यान की मॉम उसे साव साव से इंट्रोड्यूस करवाती है, और उसे देखकर यान को याद आता है कि पार्टी में इसी लड़की ने उसे टच किया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। यहाँ पर मॉम यान को साव साव से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन यान कहता है कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यान टैंक से मिलने के लिए जाता है और टैंक से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। टैंक कहती है कि क्या हुआ, अचानक इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में टैंक अपने एक इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि साव साव होती है। यहाँ पर सावसा उससे कहती है कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो टैंक उससे कहती है कि आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगी। टैंक के जाने के बाद सावसा यान की मॉम को कॉल करके बताती है कि टैंक आई थी। नेक्स्ट सीन में टैंक के पास उसके अंकल आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास खुद को प्रूव करने का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए बेटर होगा कि तुम डिज़ाइन दे दो। लेकिन टैंक उनसे कहती है कि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। अंकल के जाने के बाद यहाँ पर यान की मॉम आती है और टैंक से कहने लगती है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे बेटे से ब्रेकअप करना होगा। लेकिन टैंक साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अब मॉम उसे धमकाने लगती है कि अगर तुम उससे ब्रेकअप नहीं करोगी तो मैं यान के बड़े भाई को अब्रोड से वापस बुलवाकर उसे ही प्रेसिडेंट बना दूंगी। जिस पर टैंक को उन पर गुस्सा आता है कि वो कैसे कैसे यान की लाइफ को ख़राब कर सकती है।
इधर यहाँ टैंक के लिए रिंग खरीद रहा होता है और यहाँ पर साव साव भी उसे रिंग खरीदने के लिए कहती है तो उसे भी एक रिंग खरीद कर दे देता है। और यहाँ पर एक लड़की उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेती है, जिसके बाद साव साव यान से कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन यान उसे साफ मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में साव साव टैंक की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी फ्रेंड मान सकती हो, और उसे बताती है कि जल्दी मैं शादी करने वाली हूँ, तो क्या तुम मेरी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने में हेल्प कर सकती हो। तो टैंक ओके बोल देती है और उसके लिए काफ़ी खुश भी होती है। जिसके बाद यहाँ पर यान टैंक से मिलने के लिए आता है और टैंक को आज रात अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन टैंक के दिमाग में तो उसकी मॉम की बातें ही चल रही होती है, इसलिए वो काम का बहाना बनाकर मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में जब टैंक साव साव के लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए जाती है तो देखती है कि वहाँ पर यान की मॉम भी है और यहाँ पर टैंक को पता चलता है कि साव साव की शादी यान से होने वाली है। यान की मॉम टैंक से कहने लगती है कि मैंने मीडिया को इन दोनों की शादी के बारे में अनाउंसमेंट भी कर दी है और उसे उन दोनों की रिंग वाली फ़ोटो भी दिखाती है। और साव साव भी उसे रिंग दिखाकर कहती है कि ये रिंग यान ने मेरे लिए खरीदी है। लेकिन टैंक को याद आता है कि यान ने उसको शादी के लिए प्रपोज किया था, तो वो समझ जाती है कि वो साव साव से शादी के लिए नहीं मान सकता, ये दोनों ही झूठ बोल रही है। लेकिन दोनों के फोर्स करने पर वो उनसे कहती है कि ठीक है, मैं यान से ब्रेकअप कर लूँगी। लेकिन तभी यहाँ पर यान आता है और उससे कहने लगता है कि वो न्यूज़ फेक है और मैं साव साव से कभी भी शादी नहीं करने वाला। लेकिन टैंक उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मॉम उसे प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाए। लेकिन यहाँ पर यान टैंक के लिए अपनी प्रेसिडेंट पोजीशन भी छोड़ने के लिए तैयार था, जिस बात पर मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन यान उन्हें बता देता है कि टैंक वही लड़की है जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी और टैंक एक बहुत ही अच्छी लड़की है, जो जानकर मॉम को बुरा लगता है कि उन्होंने टैंक को गलत समझा और उसके साथ ऐसे बिहेव किया। जिसके बाद यान साव साव से कहता है कि तुम मुझसे भी बेटर डिजर्व करती हो। इधर टैंक काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और यान के बारे में ही सोचते हुए जा रही होती है। तभी यहाँ पर यान आता है और उसे हक कर लेता है। टैंक उससे कहती है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ। तो यान कहता है कि मैं तो इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था और इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वो पूछता है कि क्या तुम्हें वो बच्चा याद है जिसकी तुमने बचपन में जान बचाई थी, और बताता है कि वो बच्चा मैं ही हूँ। और ये भी बता देता है कि उसी इंसिडेंट के बाद से मुझे ये बीमारी हो गई और तुम्हें मेरी इस बीमारी को ठीक कर सकती हो और तुम्ही ने मुझे प्यार करना भी सिखाया है। जिसके बाद वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। और टैंक भी उससे शादी करने के लिए हाँ बोल देती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।